हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th वीडियो चैप्टर 5 बायोलॉजी का। जैसा कि आप चैप्टर जानते हैं जैव प्रक्रम ना, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला एमसीक्यू है क्या, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में, आमाशय में। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80। अब ये रक्तदाब का मतलब क्या है? तो ब्लड प्रेशर, जानते हैं, बीपी। तो चाहे रक्तदाब आपसे पूछे, चाहे बोले कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य बीपी होता है, तो जो ऊपर वाला होता है वो आपका 120 होना चाहिए और जो नीचे वाला होता है वो 80 होना चाहिए। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रेशर 120 से 80 होना चाहिए, अर्थात ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए एटीपी का प्रयोग किया जाता है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए का मतलब एडेनोसिन, टी का मतलब ट्राई, पी का मतलब फास्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी को किसके रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि एटीपी निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो एक साथ दो प्रश्न तैयार। अगला है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जब भी पाचन की शुरुआत कहे तो वो हमेशा मुख से शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम मुख में डालते हैं तो उसमें से लार काफ़ी एंजाइम्स शुरू हो जाते हैं, जिससे वो सलाइवा के रूप में बन जाता है ना। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। अगला, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। हाँ, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जब शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं। श्वसन में जो है वो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। ओके। अगला, निम्न में से किसका संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होता है? किस चीज़ का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में संश्लेषण नहीं होता है? तो CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। किसका नहीं होता है? CO2 का। आगे, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? छोटी आंत की अमाशय की अग्न्याशय की बड़ी आंत? तो आप कहेंगे अमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? अमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ होती हैं? अमाशय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपसे कहा है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वह जल का परिवहन करना होता है, अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी देखिए कितने बार आया है, और सूर्य का प्रकाश भी, और क्लोरोफिल भी, अर्थात ये तीनों जरूरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है तो 4, बाया दायां। हाँ, बाया अलिंद, दायां अलिंद, बाया निलय, दायां निलय।
तो 4 कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। पादप में जाइलम का क्या कार्य है? पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही है। वृक्कों का कार्य है, तो वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन, अर्थात मूत्र का निर्माण करके उसे उत्सर्जित करना, तो उत्सर्जन का कार्य होता है। वाय कोष्ठिका अर्थात कूपिका पाई जाती है कहाँ? फेफड़ों में। वाय कोष्ठिका अर्थात कूपिका पाई जाती है, तो फेफड़ों में वाय ना पाई जाती है। अगर मूत्र का निर्माण होता है तो किस में होता है? अभी हमने बताया मूत्र का निर्माण, वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन किसका करता है? मूत्र का निर्माण करके। तो मूत्र का निर्माण किस में होता है? वृक्क में। ठीक, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा है क्या? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है? अप्रकाशी। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशी। अगला, हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो श्वसन में। हीमोग्लोबिन जो है वह किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में। अगला, क्लोरोफिल का अवशोषी करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर वह क्या करता है? पत्तियों को हरा रखता है। तो क्लोरोफिल का क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा खनिज देता है और यह क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला, यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? तो यकृत जो है वह पित्त रस का स्रावित करता है। क्या करता है? पित्त रस। यकृत जो है वह पित्त रस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में क्या नहीं पाई जाती है? लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। अगला, बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो वृक्क नलिका का। किसका भाग होता है? वृक्क नलिका का। बोमेन संपुट जो है वह वृक्क नलिका का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में जो होता है वो बी और सी होता है। हाँ, अर्थात बच्चा अर्थात बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। तो ये ट्रिक है बच्चा जो है वह जल में घुलनशील नहीं होता, अर्थात बी सी। आगे, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों। टाइलिन तथा लाइसोजोम दोनों। हाँ, तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है, टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है ना? तो कैसे निकलती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो जल से। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो B1। किसकी कमी से? विटामिन B1। अगला, शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है? शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है? दाएं अलिंद की बाएं की दाएं निलय की दाएं निलय? तो बाएं अलिंद में। शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है? तो बाएं अलिंद में। शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है? तो बाएं अलिंद में। चवर्णक दंतों की संख्या होती है। चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? 6। चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? 6। अगला, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है?
लाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का। कितने? 2 एटीपी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो प्रोटीन पर। किस पर करता है? प्रोटीन पर। अगला, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में होती है। अगला, परपोषी नहीं है। परपोषी अर्थात जो दूसरों के ऊपर स्थित ना हो। तो मनी प्लांट जो है वो परपोषी नहीं है। अगला, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में बनता है। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया। देखो, ग्लाइको ग्लूकोज, तो ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। अगला क्या है? अगला देखते हैं। तो पादपों में भोजन के परिवहन के लिए होता है। पादपों में भोजन के परिवहन, देखिए, जल का परिवहन जाइलम करता है। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, पा से पादप, पा से फ्लोएम, पा से पादप, पा से फ्लोएम। तो भोजन के लिए फ्लोएम करता है। ठीक, पादपों में भोजन के परिवहन के लिए होता है कौन? फ्लोएम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 आपका है क्या? यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है। तो पित्तरस, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? पित्तरस। अगला, वृक्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, आप जानते हैं। अगला, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है। हाँ, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, तो उत्सर्जन। अगला, किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यह कथन असत्य है किण्वन के लिए। अगला, इंसुलिन स्रावित होता है। तो कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, कि अग्न्याशय द्वारा, कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, कि वृषण द्वारा। तो आप कहेंगे अग्न्याशय। इंसुलिन जो है वह अग्न्याशय में स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्न्याशय में। आइए देखते हैं। इस प्रकार से आपके 39 मोस्ट MCQs क्वेश्चन समाप्त हुए। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।